ये अध्याय आपका समाप्त हो गया। अब आप इस अध्याय के प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके बहुचयनात्मक प्रश्न में, जेनेटिक शब्द किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 1 बहुचयनात्मक का जेनेटिक्स शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? यह किसने दिया? आपको इसमें ऑप्शन दे रखे, नंबर के में है मेंडल, नंबर ख में है बैट्सर, नंबर ग में है मॉर्गन और नंबर ख में है पुनेट। तो आपको याद होगा कि जेनेटिक्स के बारे में मैंने बताया था कि जेनेटिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति चीन से हुई है, ग्रीक भाषा की चीन, जिसके बारे में किसने दिया था? ये बैट्सन ने जेनेटिक्स शब्द के बारे में बताया था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, के में दे रखा है मीठा मटर, नंबर ख में लिखा है जंगली मटर और ग में लिखा है उद्यान मटर और घ में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी को आपको पता होगा उद्यान मटर। इसमें ग पर है उद्यान मटर, ग नंबर पर है उद्यान मटर, जिसे पाइसम सैटाइवम भी कहते हैं। पाइसम सैटाइवम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अध्ययन की शाखा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता की शाखा को अध्ययन की शाखा को कहते हैं। याद करो आप, मैंने इसको आपको लिखाते समय पढ़ाया था कि आनुवांशिकी में क्या बताया था? आनुवांशिकी में लिखवाया था आनुवांशिकता एवं विभिन्नता की अध्ययन की शाखा आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहलाती है। और इसमें के पर ही आनुवांशिकी है, तो आप लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे के आनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 4, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? उत्तर दीजिएगा, प्रभावी, अप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी, सह प्रभावी। तो मटर की फली का जो हरा रंग है वो मैंने आपको प्रभावी में लिखवाया है, तो इसका क्या होगा? क्या हो जाएगा? प्रभावी लक्षण। फली का रंग है ये प्रभावी लक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, फली का रंग प्रभावी रंग में लिखवाया है। 5वां प्रश्न देखिएगा, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? कितने युग्म विकल्पी होते हैं? जीन में 2 युग्म विकल्प लिखवाए मैंने। सामान्यतया
एक जीन में कितने युग्म विकल्पी होते हैं? कितने युग्म विकल्पी, कितने युग्म विकल्पी होते हैं? कितने युग्म विकल्पी होते हैं? और आपके इसमें उत्तर दे रखा है 4 3 2 1। कौन सा होगा? 2। 2 कौन से नंबर पर है? गे पर। तो उत्तर गे होगा इसका। 2 जीन विकल्पी होते हैं। छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने? मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने। अपने प्रयोगों के लिए चुने। इसमें कै में लिख रहा 34, खे में है 2, गे में 12 और खे में 1 7। तो इसका क्या होगा? 7 लक्षण। आपको पता है 7 लक्षण चुने गए थे। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सातवां, सातवें प्रश्न है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी एक भी जनक से कराया जाता है, F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्व संकरण मैंने यही लिखवाया था आपको, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अपने ही जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है। तो सातवां क्वेश्चन संकर पूर्व संकरण हो जाएगा। उत्तर में लिखिए कौन सा है? संकर शंकर पूर्वज संकरण। शंकर पूर्वज संकरण F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस अपने ही जनकों में से किसी एक के साथ अगर होता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8, संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाया जा रहा है स्मॉल टी के साथ का क्रॉस स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात होगा संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से हो रहा है, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी ये है F1 पीढ़ी, ये संतति विषम युग्मजी है। विषम
जी। स्मॉल टी ये समयुग्म जी हो गए, समयुग्म जी। ये जनक पीढ़ी है। आपको याद हो तो हमने संकर पूर्वज संकरण के दो प्रकार पढ़े हैं। संकर पूर्वज संकरण, इसमें F1 पीढ़ी की जो संतति होती है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस एक बार तो प्रभावी के साथ होता है, प्रभावी लक्षणों वाले पादप के साथ होता है, तो प्रभावी लक्षण वाला होता है कैपिटल टी, और दूसरा क्रॉस F1 पीढ़ी का होता है स्मॉल टी के साथ। जब प्रभावी के साथ होता है तो ये तो कहलाता है बाह्य संकरण। क्या कहलाता है? बाह्य संकरण। और इस कैपिटल टी का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस होता है तो ये कहलाता है परीक्षण संकरण। तो आप जो ये पढ़ रहे हैं परीक्षण संकरण है। कौन सा संकरण है? परीक्षण संकरण है। इसमें परीक्षण संकरण के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जब आप क्रॉस कराओगे तो इसमें 4 युग्मक बनेंगे। तो देखो आप कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये बनाएगा कैपिटल स्मॉल। तो 50% हो जाएंगे विषम युग्मजी लंबे। ये 50% हो गए विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे। और ये हो गए 50% हो जाते हैं इसमें समयुग्मजी बौने, समयुग्मजी बौने। इसका आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा? 2:2 और सरल अनुपात 1:1 आ जाएगा। इसका नीचे 2:2 और सरल अनुपात 1:1 आ जाता है। इसमें उत्तर दे रखा है आपका प्रश्न संख्या 8 में 3:1, 1:1, 2:2, सॉरी 1:2:1 और 2:1। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर आएगा आपका 1:1। क्या उत्तर होगा? 1:1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? ये तो आपको इनमें से छांट कर ही बताना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शनों में से केवल एक लक्षण ऐसा होगा जिसको चुना नहीं है, बाकी के सारे लक्षण उन्होंने लिए हैं, इसलिए एक को आपको चुनना है, देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? नंबर 1 है जड़ का रंग, नंबर 2 है पुष्प का रंग, बीज का रंग और फली का रंग। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सबने अच्छे से पढ़ा है। पुष्प के रंग विपर्यासी लक्षण के रूप में हमने पढ़े हैं, बीज के रंग के रूप में भी हमने पढ़ा है, फली का रंग भी हमने पढ़ा है, लेकिन जड़ का कोई रंग नहीं पढ़ा मेंडल के नियमों में या विपर्यासी लक्षणों में। तो इसका जो क्या होगा वो इसका उत्तर होगा जड़ों का रंग, जड़ों का रंग। लास्ट बहुचयनात्मक प्रश्नों में 10वां क्वेश्चन है आपका, उसमें है एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? उत्तर में 2, 3, 4 और 9 आपको याद होना चाहिए। एक संकर संकरण में जो संतति आपको प्राप्त हुई थी वो थी कैपिटल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, इसका जीन प्रारूप अनुपात हमें निकालना था। तो देखो ये एक हो गए, ऐसे दो हो गए, एक और दो, और ये जीन कैसे हो गया एक, तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा 1:2:1। यही आपने पढ़ा था वहां। इस प्रकार से इसके बहुचयनात्मक प्रश्न तो संपन्न हो गए। इसके बाद अति लघुत्मक प्रश्न है जिनको आपको पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न 11वां प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक मेंडल, ग्रेगर ऑफ मेंडल है ये। क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? उद्यान मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर कोष्ठक में पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम पर किए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त करते हैं। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करते हैं। प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। वे लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण आनुवंशिकता। आनुवंशिक लक्षणों का 14वां है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता इसको हेरेडिटी कहते हैं। हेरेडिटी आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता कहलाता है। 15वां क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? इसे आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज देखिए विद्यार्थियों,
आनुवांशिकी के जनक के रूप में मेंडल को ही जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकी और आनुवांशिकता से संबंधित नियमों को प्रतिपादित किया, लेकिन लगभग 35 साल मेंडल के इन नियमों की उपेक्षाएं हुई, क्योंकि जिस समय मेंडल ने अपने नियम प्रतिपादित किए, आनुवांशिकता के वंशागति के नियमों को प्रतिपादित किया था, उस समय वो लोग जिनके सामने इन्होंने अपने एक प्रस्तुतिकरण दिया था, वो उन चीजों से अनभिज्ञ थे। इसलिए वो उनकी इस बहुत बड़ी उपलब्धि को समझ नहीं सके। लेकिन 35 साल बाद हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज और जर्मनी के थे कार्ल्स कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैन, ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन शेरमैन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग रहकर उन्हीं नियमों को प्रतिपादित किया जो 35 साल पहले मेंडल ने प्रतिपादित किया। इन्होंने सन 1900 में मेंडल के जो वंशागति के नियम थी उनकी पुनर्खोज की थी। इसलिए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के रूप में तीनों को जाना जाता है, हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, जर्मनी के कार्ल्स कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैन। ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग रहते हुए एक दूसरे से बिल्कुल अनभिज्ञ थे और प्रयोग किए और उन्होंने वही रिजल्ट प्राप्त किए जो 35 साल पहले मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। लेकिन 35 साल पहले चूंकि मेंडल दुनिया से आगे थे, क्योंकि उस जमाने के जो लोग थे जिनके समक्ष उन्होंने ब्रून सोसाइटी और हिस्ट्री के समक्ष जब उन्होंने अपने प्रतिपादन को जो प्रस्तुत किया तो वो लोग उसे समझने में असफल थे, समझ नहीं पाए और मेंडल की इतनी बड़ी उपलब्धि गौण रह गई। लेकिन उन्हें सन 1900 में तीन देशों के अलग अलग वैज्ञानिक, हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज ने, जर्मनी के कार्ल्स कोरेंस के द्वारा और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैन के माध्यम से मेंडल के उन नियमों की पुनर्खोज हुई अर्थात उन्हीं नियमों को प्रतिपादित किया था जो 35 साल पहले मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। ठीक है बच्चों, इससे आगे नेक्स्ट कक्षा में आपको बताएं।